सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 7 अक्टूबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का विश्लेषण। प्रथम प्रश्न में भारत से संबंध सुधारने पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू का ज़ोर है। वर्तमान में वह दिल्ली के दौरे पे आए हुए हैं और उन्होंने इस दौरे में ये क्लियर करा है कि मालदीव और भारत के बीच में कई आर्थिक साझेदारियों को देखा जा रहा है। आने वाले समय में मालदीव्स को भी ज़रूरत है भारत की फाइनेंशियली, क्योंकि मालदीव्स फिस्कल कंडीशंस से गुजर रहा है। विदेश मंत्रालय के अनुसार मोइज़ो इस यात्रा में मोदी से आपसी हित के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। विदेश मंत्रालय ने अपना बयान में कहा, मालदीव हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और प्रधानमंत्री में सागर दृष्टिकोण और भारत के पड़ोस प्रथम नीति के तहत उन पे विशेष ध्यान रखे हुए हैं। बीते दिनों मालदीव के साथ कुछ खटास भरे पल रहे थे, मगर मालदीव्स को भी कहीं न कहीं एहसास हो गया है कि इस क्षेत्र में भारत के साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है। भारत में एक और खबर है, अब निजी कंपनियों भी लगा सकेंगी परमाणु संयंत्र। भारत में निजी कंपनियां भी परमाणु संयंत्र लगा सकेंगी। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम पहली बार निजी कंपनियों के लिए 220 मेगावाट क्षमता के छोटे परमाणु संयंत्रों का संचालन करेगा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्मॉल मॉड्यूलेटर रिएक्टर्स की, छोटे संयंत्र। यह जानकारी सरकारी अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने बताया है कि इस मोर्चे पर विकास 10 इस साल के अंत तक या 25 की शुरुआत में होने की संभावना है। परमाणु संयंत्र के लिए धन और भूमि निजी कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन संयंत्र का प्रबंधन NPCIL द्वारा किया जाएगा, एक अन्य अधिकारी ने बताया। मतलब ये प्रयास करा जा रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि प्रेशराइज ही वाटर रिएक्टर्स का जिक्र होता था भारत में, मगर अब हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स पर जा रहे हैं जो कि बेहतर हैं। अधिकारी ने बताया कि 220 मेगावाट के इन रिएक्टर को भारत लघु रिएक्टराइट के नाम से जाना जाएगा, जिसका लेह भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC में पहले से ही शोध कार्य जारी है। अधिकारी ने बताया कि छोटे रिएक्टर के निर्माण के लिए प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर तकनीक का इस्तेमाल किया जाने की संभावना है। छोटे रिएक्टर के साथ निषेध क्षेत्र को कम करके 500 मीटर तक किया जा सकता है। वर्तमान में निषेध क्षेत्र 1 से 1.5 किलोमीटर तक है। शुरुआत में ध्यान स्टील जैसे उद्योग पर होगा। अधिकारी ने बताया कि कई निजी क्षेत्रों के पास अपने स्वयं के कैप्टिव प्लांट हैं और भविष्य में छोटे रिएक्टर उनकी जगह ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एटॉमिक एनर्जी को लेके अच्छी पहल है। बाकी वायुसेना ने चेन्नई में अपना बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। स्थापना दिवस था वायुसेना का। एयर शो था। आगे चलते हैं आज के संपादकीय की ओर, और आज का संपादकीय शुरू हो रहा है त्यौहार और आर्थिक उत्सव की लालसा। भारत उत्सव धर्मी देश है। यहाँ विभिन्न परंपराओं और क्षेत्रीय संस्कृति का सम्मिश्रण कई नई रंग बिरंगे अवसर पैदा करता है। जब देशवासियों को उत्सव मनाते देखा जा सकता है, उत्सव धर्मी इस देश में आर्थिक लाभ यही होता है। देखिए ना कितना बढ़िया शब्द निकाला है, उत्सव धर्मी। जो त्योहारों का आर्थिक लाभ निकाल लेते हैं। इतने बड़े देश में चूँकि ऐसा होता ही रहता है, इसलिए आज जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी और गिरती हुई मांग के चंगुल में फंसा है, भारत की आर्थिक विकास दर सब देशों से आगे है, मगर हम 8% की विकास दर तक नहीं पहुंच पाए। पिछले वर्ष इस विकास दर के करीब पहुंच गए थे। इस वर्ष के अंत में ये 7% से भी नीचे ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन फिर भी मांग की कमी भारत के लिए कोई समस्या नहीं है। हाँ, इस मांग को पूरा करने के लिए उचित उत्पादन बढ़ाने की समस्या हो सकती है। जैसे कि अर्थशास्त्री और रिजर्व बैंक के पूर्व रघुराम राजन ने कहा कि देश विनिर्माण और कृषि विकास की ओर ध्यान दे। असल में रघुनाथ साहब ने ये कहा था कि देश ना इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनलिज्म पे ध्यान दे, मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दे।
उनका कहना है कि पिछले वर्षों में बुनियादी उद्योग के विकास की ओर हमने ध्यान दिया, इसी के फलस्वरूप आज तरक्की की मंजिलें तय कर रहे हैं। आज हम दुनिया की 5वीं आर्थिक आर्थिक महाशक्ति हैं, तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि 2047 तक में जब आज़ादी का शताब्दी महोत्सव मनाएंगे तो अपना देश विकसित हो चुका होगा। और अगर ये दुनिया की सबसे ताकतवर आर्थिक शक्ति नहीं बनता तो भी यह चौथी औद्योगिक क्रांति का अगुवाऊ होगा। हमको कई चीज़ों पे काम करना है, रोज़गार की एक अवाजब स्थिति पैदा हो रही है। जिन लोगों के पास इस बदलती हुई दुनिया की प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण है, उनके लिए तो नौकरियां की कतार लगी है और कला और विज्ञान के संकायों से निकल कर आया नौजवान अपना कोई भविष्य इसे बदलने भारत में नहीं पाते। उनके लिए रोज़गार प्रदान करने वाले लघु और कुटीर उद्योगों का कोई नया अभियान नज़र नहीं आता। आता भी है तो उसमें निजी क्षेत्र और स्टार्टअप के नाम पर परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से धन कुबेरों के लिए भी चोर दरवाजे खोले जा रहे हैं। कहीं न कहीं रोज़गार की समस्या है, युवाओं को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है तो वो हताश हैं। इस तेज़ी के साथ भारत को नया उभरता हुआ मध्य वर्ग और उसके घरेलू निवेश भी बंधी हुई बैंक एफडी के क्षेत्र से थोड़ा रुख बदलकर शेयरों और म्यूचुअल फंडों की तरफ आ गया है, जिसमें नए निवेश को सहायता देना शुरू कर दिया है। इधर अंतर्राष्ट्रीय स्थिति के मद्देनज़र भारत की जनता उम्मीद करती है कि कच्चे तेल की घटते दाम का फ़ायदा उन्हें भी मिलेगा। अगर पेट्रोल और डीज़ल के दामों में इतना लंबे समय के बाद थोड़ी-सी कटौती हो जाए तो उससे उनके लिए महंगाई को नियंत्रित करने की गुंजाइश पैदा हो जाएगी और उत्सव के इन दिनों को एक नया रंग मिल जाएगा। इसमें पेट्रोलियम कंपनियों की कमाई बढ़ गई है, इसलिए हर विशेषज्ञ ये कहता है कि पेट्रोल और डीज़ल के दाम जनसाधारण के लिए कुछ कम करने की गुंजाइश है। हमारे आयात भुगतान का बिल भी घट गया, लेकिन क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का 85% तेल आयात करते हैं, तो हो सकता है इसका लाभ उत्सव के दिनों भी कुछ कटौती के रूप में जनता को दे दिया जाए। इस बीच पेट्रोलियम कीमतें केवल एक बार 2 रुपये घटाई गईं, लेकिन इसकी भरपाई भी राज्य सरकारों ने अपने आप वैट बढ़ाकर पूरी कर ली थी। पंजाब ने पिछले दिनों वैट भी बढ़ाई। मार्च से तो इसका दाम 84 से 85 डॉलर प्रति बैरल था, तब 2 रुपये दाम घटा दिया गया। तो फिर अब क्यों नहीं घटाकर उत्सव के दिनों में लोगों को ये उपहार दे दिया जाए। देखिए, ये बात बड़ी सही कही है। बात ये आ रही है असल में कि पेट्रोल के दाम तो अभी घट गए हैं विश्व में, पर बैरल की कॉस्ट डाउन हो चुकी है, तो ये जनता के लिए क्यों नहीं करा जा रहा है? हम लोग अभी भी क्यों इतना ज़्यादा तेल का पैसा दे रहे हैं? स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा पर जीएसटी के लिए मंत्री समूह की बैठक 19 अक्टूबर को होने जा रही है। सूचना है कि त्योहारों के स्वागत के लिए कई वस्तुओं पर जीएसटी घटाने पर विचार हो सकता है। जीवन बीमा पर दरें घट दी जाएं, यह मांग विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के कुछ नेताएं भी कर रहे हैं। जीवन बीमा पर तो कम से कम जीएसटी नहीं देना चाहिए ना आपको, है ना? जितनी जहाँ जहाँ सेविंग्स कर सकता है व्यक्ति वहाँ करता है ना। तो कई मुद्दे हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इनको भी जीएसटी के दायरे में ले आने का विचार काफ़ी समय से चल रहा है। क्यों ना इस विचार को भी अब फलीभूत कर दिया जाए, इस परवाह के बगैर कि अगर केंद्र जीएसटी दरों को अधीन ले आए तो राज्य अपनी कर दरों को बढ़ाकर करखोरी शुरू कर देंगे। समस्याएं तो हैं यहाँ पे। आर्थिक स्थिति भारत की बेहतर होती जा रही है, मगर जैसा आपको बताया, मैंने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था के शेप इकोनॉमी के बारे में। भारत इस समय के शेप इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। अब आप दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा तो बिल्कुल ऊपर जा रहा है, ग्राफ तो इसका एकदम मस्त जा रहा है। मगर आप ये इग्नोर कर जाएंगे, नीचे भी एक ग्राफ जा रहा है के शेप में, और ये है मिडिल क्लास का ग्राफ। इसमें अर्थव्यवस्था मोटा मोटी तौर पे ऊपर जाती हुई दिखती है के शेप्ड इकोनॉमी में, मगर उसी साथ साथ में एक ऐसा क्षेत्र भी होता है या एक बड़ा क्षेत्र होता है जो कि गिरावट की ओर जा रहा होता है। भारत में मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण लाखों युवा इसी दौर से गुजर रहे हैं, जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था आपको आगे जाती हुई दिख रही है सरकारी आंकड़ों से लेकर अखबारों के आर्टिकल्स तक, मगर धरातल पे आपको एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी जीवन यापन के लिए एक ढंग की नौकरी की तरस रहा है। रघुराम राजन साहब ने भी इशारा करा था कि भारत को मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ हमने आर्टिकल के अंत में आते थे ये भी जानने का प्रयास करा कि कैसे भारत को अब समय रहते त्यौहार चल रहा है तो तेलों की कीमत में भी अब कमी करनी चाहिए, पेट्रोल और डीजल के दाम में राहत के लिए। ये हमारे देश की जनता को त्यौहार के रूप में ही
अगला आर्टिकल है आलोचना का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की ये टिप्पणी पत्रकारिता कर रहे लोगों के लिए सुगंधेय हो सकती है कि सरकार की आलोचना करना पत्रकारों का अधिकार है। हालांकि देखने की बात है कि सरकारें इस बात को कहाँ तक स्वीकार कर पाती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के एक पत्रकार के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई करते हुए कही है। दरअसल सरकारों को अपनी आलोचना कभी रास नहीं आती, मगर पिछले कुछ वर्षों में सरकार इससे लेकर प्रकट रूप में सख्त नजर आने लगी हैं। सरकार के खिलाफ अखबारों में खबरें, लेख या कोई वैचारिक टिप्पणी करने पर कई पत्रकारों को प्रताड़ित करने की घटनाएं देखी गई हैं। यहाँ तक कि कुछ पत्रकारों पर गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत भी मुकदमे दर्ज किए गए। इस धारा के तहत कई पत्रकार अभी भी सलाखों के पीछे हैं। कई राज्यों में ऐसे उदाहरण हैं जब सरकार किसी नीति के फैसले की आलोचना करने पर पत्रकारों को पकड़कर थाने में बंद किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। दरअसल इस तरह की कोशिशें सच्चाई को सामने लाने से रोकने के लिए की जाती हैं, जबकि स्वस्थ लोकतंत्र का तकाजा है कि पत्रकारीय आलोचना को प्रोत्साहित किया जाए। इसके सरकारों को अपनी नीतियों के निर्धारण, योजनाओं के संचालन आदि की सुधार करने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जर्नलिज्म इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जनता की आवाज़ है पत्रकारिता। पत्रकारिता आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विसंगतियों को दूर करने में मदद करती है। उसका लाभ उठाने के बजाय अगर उसका गला घोटने का प्रयास होगा तो सही अर्थों में विकास का दावा नहीं किया जा सकता। बहुत ही सही बात कही है। यहाँ पे असल में लखनऊ के एक वरिष्ठ पत्रकार साहब के खिलाफ मुकदमा कर दिया था यूपी गवर्नमेंट ने, उसको लेकर है। अभिषेक उपाध्याय जी का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। अगला आर्टिकल है इजराइल ऑल आउट वॉर की तरफ जा रहा है। मैंने इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल में भी कवर करा है इसके बारे में। खेल जगत में अगर हम देखें तो क्या खास है। आशिमा अहलावत महिला ट्रैप में पदक जीतने से चूकी हैं, नहीं जीत पाई निशानेबाजी में। पंकज अडवाणी ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। पंकज अडवाणी ने सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। इसी के साथ आज के लिए देख रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ आप सबके समक्ष। भारतीय महिला क्रिकेट टीम हर बार की तरह बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रही है। पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी है। खेल जगत में भारत में खिलाड़ियों की कमी नहीं है और बेहतर अवसंरचनात्मक अगर विकास देश में होंगे तो और बढ़िया बढ़िया खिलाड़ी निकलेंगे। बहुत बढ़िया खिलाड़ी मिलेंगे देश को। धन्यवाद।